अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा कटिंग स्पीड के बारे में मैंने चीज़ें बता दी थी, कटिंग स्पीड के फार्मूला। और उसमें ना दो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो समझने वाली हैं। एक तो ये कि आप जो उसमें कटिंग स्पीड का जो फार्मूला था वो था हमारे पास, कटिंग स्पीड क्या होता था, पाई डी और n/1000। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। डी जो था ये जैसे वर्क पीस है ना, तो इसका कितना डायामीटर है ये वो डी है। और एन जो था वो आरपीएम था। एन मतलब जो इसमें आरपीएम थी, जो हमारी स्पिंडल की आरपीएम होती है, स्पिंडल स्पीड है। ठीक है, तो कटिंग स्पीड हम यूँ करके डिफ़ाइन कर सकते थे। या इसी तरह इसी फार्मूला को अगर हम रीअरेंज करें तो एन जो था वो किसके इक्वल बनता था? एन जो था वो बनता था एस मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय पाई डी। ठीक है, तो डी इसमें डायामीटर है, पाई और एस कटिंग स्पीड है, मशीनिंग स्पीड। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम ये भी एक चीज़ बता दी थी कि ये जो एरोज़ हैं ना, यहाँ पे इधर से आपको इन तीनों चीज़ों का पता चल जाएगा। कटिंग स्पीड क्या होती है, स्लैश फीड क्या होता है, फीड, और साथ ही साथ हमारा जो तीसरी चीज़ थी वो डेप्थ। ठीक है, तो डेप्थ जो है वो क्या होती है, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपको एरो से समझ आ जाएंगी बड़ी इजीली। ठीक है, तो देखें जो पहला जो ये वाला एरो है ना, ये हमारा डेप्थ कहला रहा है। देखें जितना ये एरो, ये जितना कटिंग टूल जो ब्लैक वाला कटिंग टूल है, ये जितना आगे जा रहा है इस तरफ एरो के साथ, जितना आगे जा रहा है उतना ही हमारा वर्क पीस जो है वो ज़्यादा कट हो रहा है। अगर इसको गौर से देखें तो स्टेप बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेप्थ। ठीक है, जो डेप्थ वो होती है जो हमारी टूल के कटिंग में जितना ज़्यादा डेप्थ डाल रहा हो, जितना उसकी ट्रांसवर्स, ये जो हमारा कटिंग टूल है ना, ये टूल है, वर्क पीस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना ये चल रहा होगा उतना ये हमारा कहलाता है, डेप्थ कहलाता है। तो एक तो डेप्थ का ये एरो नज़र आ गया, ये वाला जो एरो नीचे पर्पल वाला है ये आपका डेप्थ का है। ठीक है, फिर इस तरह लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था कटिंग स्पीड। तो ये वाला जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एरो जो है ये हमारा इस तरफ जो रोटेशन वाला बता रहा है, ये हमारा किसका है, कटिंग स्पीड का है। ठीक है, और इसी तरह अगर फीड की हम बात करें तो इसमें तीसरा जो एरो है वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसको टूल को हम अगर इस तरफ घुमा रहे हैं, या मतलब जो हमारा कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल ब्लैक वाला है, ये क्या इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, या इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये चीज़ हमारी कहलाती है उसका फीड। तो ये तीनों चीज़ें हैं, डेप्थ, कटिंग स्पीड और इसकी फीड। ठीक है, तो मैं आपको दूसरी पिक्चर से जो है इसको बता देता हूँ कि एक्चुअली कटिंग स्पीड क्या है। कटिंग स्पीड का तो हमने डिटेल में देख लिया था, डेप्थ का देख लेते हैं एक दफ़ा। डेप्थ क्या चीज़ है ये मैंने बता दिया आपको तस्वीर के अंदर से एरो के साथ, और जो इसका फीड है उसके भी हम एक दफ़ा बता मैंने दिया है, और इसको रिव्यू करके आप देख लें बेशक एक दफ़ा। सो लास्ट लेक्चर कटिंग वाला मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग इज़ द रेट एट विच द टूल पासिस ओवर द सरफेस ऑफ द मेटल। जितनी स्पीड से सरफेस ऑफ द मेटल से जो टूल गुज़र रहा होता है, पास कर रहा होता है, वो चीज़ हमारी कटिंग स्पीड कहलाती थी। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ चुका था। सॉफ्ट हार्ड मेटल के लिए जो है कटिंग स्पीड स्लो होती है, और जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उनके लिए कटिंग स्पीड हमारी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसी तरह कटिंग टूल का कटिंग स्पीड के साथ रिलेशन था, जितना हार्ड कटिंग टूल होगा उतनी ज़्यादा हम कटिंग स्पीड प्रेफर की जाती है। ये फार्मूला था S=πdn/1000, ये भी हम पढ़ चुके थे। इसी तरह स्पिंडल स्पीड है, ये भी हम जो है देख चुके थे। स्पिंडल स्पीड ये भी कॉमनली रेवोल्यूशन पर मिनट में होती है, जितनी स्पीड के ऊपर आपकी स्पिंडल रोटेट कर रही होती है। इसी तरह इसके साथ एग्जांपल्स थी, ये मैंने आपको एग्जांपल दी हुई थी
असाइनमेंट के तौर पे या होमवर्क के तौर पे। फिर आगे ये था फीड रेट इज़ द वेलोसिटी एट विच द ड्रिल बिट इज़ फेड। तो याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी कि ये आपका अगर वर्क पीस है, ठीक है, और ये आपका कटिंग टूल है, तो ये कटिंग टूल इस डायरेक्शन में जो है ये कटिंग टूल इस डायरेक्शन में जो ट्रैवल करेगा ना, या इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो कितनी स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा होगा, लेफ़्ट साइड, ठीक है, इस तरफ, या राइट साइड, कितनी स्पीड से ये कटिंग टूल जो है ना, ये कटिंग टूल हमारा जितनी स्पीड से वेलोसिटी के साथ ये ट्रैवल करेगा, फेड या एडवांस होगा, तो उतना इस चीज़ को हम कहते हैं फीड रेट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो फीड इज़ द वेलोसिटी एट विच द ड्रिल बिट इज़ फेड दैट इज़ एडवांस्ड इनटू द वर्क पीस। जितनी स्पीड से हम इसको वर्क पीस के अंदर लेके जाते हैं या फिर वर्क पीस के अंदर ट्रैवल करवाते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फीड रेट कहते हैं, ठीक है। सो एक मिनट। सो इसी तरह फीड रेट इज़ डिपेंडेंट ऑन, फीड रेट हमारी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल साइज़ ऑफ द टूल, जितना साइज़ टूल है उसके साथ डिपेंड करेगा। सरफेस फिनिश डिज़ायर्ड, जितनी आपको सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए होगी उतना आप फीड रेट क्या करेंगे, कम से कम रखेंगे। और टाइप और साइज़ ऑफ द टूल के साथ डिपेंड करता है कि अगर आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है तो आप फीड रेट जो है वो कम रखेंगे, और मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल है तो आप जो है वो फीड रेट ज़्यादा रख सकते हैं। टाइप और साइज़ पे भी इसी तरह कि अगर छोटा साइज़ है तो फीड रेट छोटी रखेंगे, और बड़ा साइज़ है तो फीड रेट ज़्यादा रखेंगे। इसी तरह पावर अवेलेबल, जितनी पावर अवेलेबल है स्पिंडल के ऊपर, स्पिंडल अगर स्लो आरपीएम पे चल रहा है तो आपका जो फीड रेट होगा वो भी क्या होगा, उसी हिसाब से स्लो होगा। रिजिडिटी मशीन की, उसी तरह ये लास्ट टाइम हमने शायद पढ़ चुके थे, रिजिडिटी एंड मशीन टूलिंग सेटअप के, वो मशीन के अंदर कितनी वाइब्रेशन आती है, वो कितनी रिजिड है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से फीड रेट डिफ़ाइन करते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क पीस के साथ भी हम डिफ़ाइन करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मड बीन कट चिप फ्लो डिपेंड ऑन मटेरियल टाइप एंड फीड रेट। जो उसके ऊपर से चिप्स कट के उतर रहे होते हैं, जो मटेरियल रिमूव हो रहा होता है, उसके हिसाब पे भी डिपेंड करता है मटेरियल टाइप, और फीड रेट जो है उस हिसाब से डिपेंड करते हैं। इसी तरह डेप्थ ऑफ कट, जितना डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा होगा उतना ही हमारा फीड ऑफ रेट भी हमारा जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मैं फिगर 2 इस वक्त आपको दिखाता हूँ। ये जो है मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं इसमें, जो कटिंग स्पीड का हमने फार्मूला पढ़ा था वो भी है इसके अंदर, और उसी फार्मूला को रीअरेंज हम करें तो स्पिंडल स्पीड भी यहाँ से निकल आती है, ठीक है। तो ये याद होगा कि यहाँ पे कटिंग स्पीड हम एस से शो कर रहे थे, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, डजेंट मैटर, ठीक है, और यहाँ पे एन लिखा हुआ होता था। तो इसमें जस्ट थोड़ा सा वर्डिंग का फ़र्क है, और कोई भी इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो एस को हम कटिंग स्पीड कह देते हैं, और एस को हम स्पिंडल स्पीड कह देते हैं, मतलब एन कह देते हैं, ठीक है। तो ये उसी फार्मूला को एन दोबारा रिप्लेस करें तो एन क्या हो जाता है, पाई डी एन, पाई डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई एस, ठीक है। तो डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 1000। इसके साथ एक जो तीसरी चीज़ है वो है हमारे पास से फीड। तो अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेलोसिटी ऑफ द टूल है दैट इज़ फेड इनटू द वर्क पीस, वो हमारी क्या कहलाती थी, फीड कहलाती थी। तो फीड का फार्मूला भी जो है वो हमारे पास है। फीड इज़ एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ कटिंग स्पीड और स्पिंडल स्पीड, और साथ ही साथ हमारे पास एफ़, स्मॉल एफ़ यहाँ पे जो है ना वो एक टूथ के ऊपर कितना फीड दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब एक टूथ के ऊपर कितना फीड दिया जा रहा है वो हमारा एफ़ कहलाता है, ठीक है। टूथ पर फीड पर टूथ, ठीक है। और फीड पर टूथ निकालने का जो फार्मूला है वो ऊपर ही फार्मूला से जो है एफ़ बाय एस डिवाइड बाय एन कर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा ये फार्मूले हैं, ये आपने लिख लें, इसमें मिक्स मत परेशान ना होइएगा। कटिंग स्पीड यहाँ पे वी से लिखी है, आप एस से भी लिख सकते हैं, वी से भी लिख सकते हैं।
और यहाँ पे जो है ना फार्मूला में एस यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ये एस जो है यहाँ पे एक्चुअली एन है, ठीक है। तो रिप्लेस करके आप अपनी मर्ज़ी से ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने खाली आपको बताना था ये। सो कटिंग स्पीड जो है मे बी डिफाइंड एट द रेट एट विच अ पॉइंट ऑन द वर्क सर्कमफ्रेंस ट्रेवल्स फास्ट पास दी कटिंग टूल। वही के जो पॉइंट वो ट्रैवल कर रहा होता है वो कितनी स्पीड से उसके वर्क पीस के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है हमारा कटिंग टूल। ये चीज़ हमारी डेफिनेशन कहलाती है कटिंग स्पीड की, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है आरपीएम जो है वो कटिंग स्पीड मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय डायमीटर के साथ भी हम कर सकते हैं। और ये किसके लिए? टू डिटरमाइन द आरपीएम ऑफ लेथ वाइल परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स ऑन इट। तो हम इस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लेथ फीड भी जो है ना ये वही है जो अभी हमने बात की है। लेथ इज़ द डिस्टेंस द कटिंग टूल ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्क फॉर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल, ठीक है। तो जितने वो रेवोल्यूशन काट रहा है और वो कितना ट्रैवल कर रहा है वो फीड हमारी कहला रही होती है, ठीक है, एवरी रेवोल्यूशन के ऊपर। सो प्रॉपर फीड रेट डिफ़ाइन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल टू सेलेक्ट प्रॉपर फीड रेट यू मस्ट कंसिडर सेवरल फैक्टर्स। कौन कौन से? डेप्थ ऑफ होल, क्योंकि जितना डेप्थ ऑफ होल होगा उतना ही चिप्स ज़्यादा रिमूव होंगे। मटेरियल टाइप और उसकी मशीनेबिलिटी के मटेरियल कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है। कूलेंट कौन सा हमारे पास है। साइज़ ऑफ द ड्रिल क्या है। हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द सेटअप। रिजिडिटी सेटअप मशीन की कितनी है। और एक्यूरेसी और जो फिनिश है होल का वो कितना है। ये ड्रिलिंग के लिए खाली बता रहे हैं, ठीक है। ड्रिलिंग मीन्स के एक जगह पे कई जगह सुराख करने को कह रहे होते हैं, ठीक है। सो ये हमने याद होगा कि कुछ पढ़े थे पहले से ही, कटिंग स्पीड्स वगैरह हमें बताई हुई थी। तो ये यहाँ पे कुछ तस्वीर है, मैं चाह रहा हूँ कि वैसे रफ़ आइडिया आपको दे दूँ। ये जैसे मैंने बताया था ना चेंज बॉक्स करना हो, ये इस पिक्चर में ना बैक साइड पे अगर देखें तो ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। और उस चार्ट के आगे उन्होंने हमें बताया हुआ है। फिर ये हमारे जो है ना लीवर्स हैं एल सी, ये जैसे 3 लीवर यहाँ पे हैं और 3 लीवर यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने गियर बॉक्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 147 लिखा होता था, तो लीवर 1 को आप 1 के ऊपर रखते थे और लीवर 2 को 4 के ऊपर रखते थे और लीवर 3 को आप 7 के ऊपर रखते थे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी फीड रेट्स को और जो आरपीएम है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सारा था जो पीछे हमने पढ़ चुके थे। तो अभी हम नेक्स्ट अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं जो अगला चैप्टर है हमारा, और देखते हैं अगर इसमें कुछ चीज़ मिस होगी तो मैं वो भी बीच में ऐड कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है कि सेंटरिंग जॉब। सेंटरिंग और जॉब का असल जो मकसद है ना वो ये है कि देखें, जैसे कि मैं इस वक्त यहाँ पे आपको लेथ मशीन का ये हेड दिखा रहा हूँ देखें, ये इसका स्पिंडल है और ये आगे जो लगे हुए हैं ये इसके चक्स हैं, ठीक है। और जो ये चीज़ है ना ये है सॉरी ये नहीं, जो ये चीज़ है ना ये है हमारा वर्क पीस। देखें, एक चीज़ समझने वाली है बड़ी आसान सी, वो ये कि ये जो वर्क पीस है हमारा, इसका सेंटर एक्सिस कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है वो ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर स्ट्रेट नहीं होगा तो ड्यूरिंग कटिंग क्या होगा हमारा, क्योंकि उसके साथ अगर मैंने कोई ये इधर ये जो कटिंग टूल लगा हुआ है, अगर यहाँ पे हम टच करेंगे तो इधर से कुछ और काटेगा। अगर यहाँ पे मैं इसको टच कर रहा हूँ या यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो कुछ और काटेगा, डिफरेंट काटेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारा
वर्क पीस हम माउंट किया होता है चक के अंदर, ग्रैब किया होता है, होल्ड करवाया होता है, ये जो है ना कम्प्लीटली सेंटर होना चाहिए। अगर ये सेंटर नहीं होगा तो आपका जो पूरे का पूरा जो वर्क आपका काम है वो सेंटर नहीं हुआ होगा, तो आपका काम सारा वर्क पीस अगर सेंटर ना हुआ तो मशीनिंग जो है सारी ख़राब हो जाएगी। सो मैनी पीपल विल टेल यू द सेंटरिंग जॉब विद अ 4 jaw check quickly and accurately is a mystical skill that can be acquired only after much practice. Hongwash नॉर्मली प्रैक्टिस इसके लिए रिक्वायर्ड है। फॉलोइंग इज़ अ, बट यहाँ पे भी जो एक प्रोसीजर मैं बताने जा रहा हूँ ये एक उसमें से एक है। फॉलोइंग इज़ अ प्रोसीजर टू मेजर टू सेंटर वर्क इन जस्ट 2 revolutions ऑफ द चक। सो इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसा जिसमें हम 2 रेवोल्यूशन घुमा के चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा वर्क पीस जो है वो सेंटर हुआ है या नहीं। So use this procedure regardless of your skill levels. You can center work quickly and accurately. I'm relatively good at the trial and error method for centering in a 4 jaw chuck, but I cut my time by about 2/3 of the very first time I used to following procedure. जो procedure क्या है ये खैर उसकी वजह से तारीफें लिखी थी, procedure देखते हैं। So here are the steps to center वर्क इन अ 4 jaw chuck। अच्छा इसमें अब ना ये जो प्रोसीजर हमें बता रहे हैं हम लोग, जो प्रोसीजर जो यूज़ कर रहे हैं ना ये 4 jaw chuck वाला है। 4 jaw chuck का क्या मतलब होता है कि इसके जो है ना एक ये है 2 और दूसरे इसके ऑपोजिट एंड पे 2 जॉज लगे हैं। टोटल जो इस स्पिंडल के ऊपर जो है ना वो 4 जॉ है, 4 jaw chuck है। और आपको मैंने बताया था कि जो 3 jaw वाला चक होता है वो यूनिवर्सल होता है, और इसका यूनिवर्सल होने का फ़ायदा ये होता है कि आप इस यहाँ पे की लगा के जब रोटेट करते हैं ना तो ये तीनों के तीनों जॉज इकट्ठे मूव होते हैं 3 jaw चक में, इसीलिए हम उसको यूनिवर्सल जॉ चक कहते हैं। लेकिन अब ये जो 4 jaw चक है ये ऐसा नहीं होता, इसमें इसको अलग से रोटेट करवाना पड़ता है, इस वाले जॉ को अलग से ट्रैवल करवाना पड़ता है। कैसे ट्रैवल कराते हैं हम लोग, वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हम लगाते हैं की, इस की को हम काउंटर या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये जो चक जो नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो चीज़ नज़र आई है जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ठीक है, जो अभी ये आपको ये चीज़ जो है ये जॉ है, ठीक है। तो ये जॉ क्या है, इस तरफ ट्रैवल करने शुरू हो जाता है जैसे जैसे हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम चक की लगा के, चक की जो की होती है वो चक की लगा कर इसको जब ट्रैवल करते हैं क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो चक है ये जो जॉ है ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इंडिविजुअली एक एक करके हमें जॉ को जो है ना वो नीचे लेकर आना पड़ता है। तो इसीलिए इसका यहाँ पे सेंटर होना, क्योंकि अगर इस तरफ सारा सिर्फ एक चक को अगर आप सारा घुमाओगे तो दूसरे जो बाकी 3 चक हैं उनको अगर साथ रिलेटिवली साथ साथ नहीं घुमाओगे तो आपका वर्क पीस जो है वो टेढ़ा लग जाएगा। सो इसीलिए इसकी सेंटरिंग करना इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। सो अब ये प्रोसीजर देखते हैं। पुट द वर्क पीस इन द चक एंड सेंटर इट बाय आई। पहला काम तो ये है कि आप इस जो वर्क पीस है उसको एक रफ़ एंड अपने हिसाब से आँखों की मदद से, आँखों के हिसाब से रफली इसको होल्ड करवाएं ताकि ये सारे जो हैं बराबर बराबर पकड़ लें। लेकिन वो एग्जैक्ट होल्ड नहीं होगा, सेंटर नहीं हुआ होगा। So four jaw chuck groove in the plate of the chuck body to make this easier. So 4 chuck वाले grooves हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। set dial indicator against the workpiece। अब ये जो है ना एक हमारे पास डिवाइस होती है जो डेविएशन खिलाती है, इसको हम कहते हैं डायल, ठीक है। और इस डायल का क्या मकसद होता है कि ये जो इसका से साथ जो आगे ये हिस्सा है ना, ये जो इसका हिस्सा है आगे, ये हिस्सा जो है प्लंजर कहलाता है, ठीक है। और जो प्लंजर होता है ये मूवेबल होता है, ये इस तरफ भी मूव कर सकता है और ये आउट तरफ भी मूव कर सकता है, स्प्रिंग के साथ अटैच। तो ये जितना मूव होता है ये जो नीडल के ऊपर रीडिंग है ये हमारी मूव करना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस डायल इंडिकेटर की मदद से जो है हम अपना इसको हमने सेट किया इस तरह अगेंस्ट दी वर्क पीस, इस तरह बिल्कुल टच करके रखना है, ठीक है। सो इंडिकेटर सेट against work is a 4 jaw chuck
अ मैग्नेटिक बेस वर्क्स एज वेल टू होल्ड इंडिकेटर। सो इसको जो हमने इसके साथ मैग्नेटिक बेस वर्क लगाया हुआ है ताकि ये इंडिकेटर को होल्ड कर सके। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है? बाय हैंड turn the chuck through one complete revolution, write down the high reading and the low reading from the indicator। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखें, बाय हैंड टर्न द चक थ्रू वन कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड राइट डाउन द हाई रीडिंग एंड द लो रीडिंग फ्रॉम द इंडिकेटर। अच्छा, आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने इस प्लंजर को वर्क पीस के साथ टच किया हुआ है, इसके यहाँ पे टच किया है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस चक को यहाँ पे ये टच होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है, इस चक को आप राइट इस तरफ या इस तरफ, आपकी मर्ज़ी है, चक को हाथ से क्या करें, रोटेट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो जैसे ही आप रोटेट करेंगे, इस ये जो नीडल है या इस तरफ जो है ना, ये रीडिंग करना शुरू कर देगा। पहले आपने इसको ज़ीरो पे सेट करना है, यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और ज़ीरो को कैसे सेट कर सकते हैं, ये जो इसके ऊपर जो बेज़ल है ना, इसको जो है हम रोटेट करके अपना जो सुई के ऊपर हम ज़ीरो ला सकते हैं। ठीक है, नीडल के ऊपर ज़ीरो ला सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ज़ीरो सेट करें और फिर उसके बाद हाथ से इसको चक को रोटेट करें, और रोटेट करने से जो हाईएस्ट और लोवेस्ट रीडिंग आएगी, उनकी दोनों की क्या करें, एवरेज ले लें। ठीक है, एवरेज कैसे लेंगे, हाई रीडिंग प्लस लो रीडिंग डिवाइड बाय 2, इन दोनों रीडिंग्स को ऐड कर दें और डिवाइड बाय 2 कर दें। देन टर्न द चक अंटिल द इंडिकेटर नीडल इज़ एट द एवरेज। फिर आपने ये करना है कि इस चक को घुमाते जाएं, इस चक को इतना घुमाएं कि ये जो सुई है ना, वो जो एवरेज वैल्यू है उसके ऊपर आ जाए। एवरेज वैल्यू के ऊपर अगर आ गई ना, तो उस जगह पे आपने आके रोक देना है। ठीक है, सो इस हाथ से इस तरह घुमाएं कि ये जो सुई है, ये हमारी एवरेज वैल्यू, जो भी ऊपर से एवरेज वैल्यू हमारे पास रिज़ल्ट निकल रहा होगा, उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो जब भी एवरेज पे आई, तो आपने इंडिकेटर को आप क्या करना है, अगेन यहाँ से इसका जो ये ऊपर से रोटेट होने वाला है बेज़ल के थ्रू, जो है ना, आपने क्या करना है, इसको रोटेट करके यहाँ पे ज़ीरो कर लेना है। ठीक है, दोबारा आपने इसको ज़ीरो पे ले आना है। फिर उसके बाद जब ज़ीरो पे ले आए, तो रोटेट द चक सो दैट वन जॉ इज़ अलाइंड विद द प्लंजर ऑफ द डायल इंडिकेटर। फिर आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, ये एक जॉ है, एक जॉ ये है, इस जॉ को जो है बिल्कुल इसके सामने सामने, ऐसे सामने सामने लेके आना है। जैसे इसकी लेंथ ये है, तो इस जॉ को भी बिल्कुल इसके सामने ऐसे स्ट्रेट करके लेके आना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि इसके बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं इस जॉ को। किसी भी एक जॉ को अलाइन करें, और उसको जैसे ही आप अलाइन करेंगे, तो यहाँ पे ज़ीरो से रीडिंग हट जाएगी, अगेन रीडिंग हट जाएगी, यहाँ से ज़ीरो से रीडिंग फिर अगेन हट जाएगी, क्योंकि आपने किसी एक को इसके साथ अलाइन कर दिया है, किसी एक जॉ को आपने ये जो प्लंजर है उसके साथ अलाइन किया है। ठीक है, तो जैसे ही अलाइन कर लिया, तो यहाँ पे रीडिंग हमारी क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस की के अंदर और इसके जो अपोजिट एंड है, उस की को रोटेट करके इस तरह रोटेट करना है कि ये जो प्लंजर है हमारी वैल्यू, ये जो प्लंजर है हमारा ज़ीरो के ऊपर दोबारा आ जाए। इसके ऊपर और इसके जो अपोजिट एंड के ऊपर जो जॉ है, इनको इस तरह रोटेट करना है कि ये जो हमारा नीडल है, ये दोबारा ज़ीरो के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह फिर आपने दूसरे वाले जो जॉ है, इस जॉ को जो है रोटेट करके इसके पैरेलल लेके आना है, और देन अगेन आपने इन दोनों की मदद से जो है ना, इस तरफ और इसकी जो अपोजिट एंड के ऊपर जो होगा, इधर कीज़ की मदद से इसको हम ज़ीरो के ऊपर ले जाएंगे। तो इस तरह करते करते हमारा वर्क जो है वो सेंटर हो जाता है। तो मैं एक छोटी सी वीडियो भी है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ये समझ आ सके। तो बहरहाल ये आपने ये सारे स्टेप्स हैं, इनको देख लें, और इस तरह आपने 90 डिग्री रोटेट करने के बाद दूसरे जो जॉज हैं उनको भी अपनी अलाइनमेंट ज़ीरो के ऊपर ला के, इस तरह हम अपने जॉब को क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, अभी देखिएगा। सो ये देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे, इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ।
और इसकी साथ साथ सुनते भी जाएं, आपको समझ भी आती जाएगी। Round workpieces in the independent 4-jaw chuck is easy with the addition of 2 tools and a slightly different method than most people know. First of all, I've made a dedicated indicator holder that keeps the plunger at center height. And I cloned my original chuck key, and I made a baby clone. First, let's roughly align the workpiece in a 4-jaw chuck by eye using these circles as a reference. It immediately becomes obvious why this one is handy, because I can work at the same time. Next, set the indicator on your workpiece, give it a couple of turns. Now find your lowest reading. Just there, zero the indicator. Turn until you find the highest reading. Half that, half of 75 is 37.5. And move your chuck exactly to the midway point. Zero the indicator again. Now move the next available jaw so it's in line with the plunger at center height. Yeah, there we go. Using both hands, 2 chuck keys. I can go a little further. I usually go over 100, like you see now, and then I tighten. That's a little too tight, so. Next. There we go again. Well, on this first run we should be within reasonable amount tolerance. For a first try, that's pretty good. सो ये आप लोगों को समझ आया, ठीक है। सबसे पहले देखें उसने इसमें ये समझ आया आपको, ये वर्क पीस इसने होल्ड किया हुआ था, ठीक है। देखें ये इसने वर्क पीस होल्ड किया हुआ है, ये वर्क पीस है और ये इसके 1 2 3 4 जॉज हैं, ठीक है। अब ये इसकी मदद से ये क्या कर रहा है, इन वर्क पीस को एक रफ़ पहले टाइट कर रहा है, ठीक है। इस रफ़ टाइट करने के बाद इसने ये लेके आया यहाँ पे प्लंजर। देखें जैसे इसको घुमा रहा है, इसकी प्लंजर की रीडिंग अगर गौर से देखो, ये भी क्या हो रही है, साथ रोटेट हो रही है। इसने 2 रीडिंग ले ली, एक हाईएस्ट रीडिंग ली, पहले इसने इसको इसकी मदद से क्या किया, ज़ीरो के ऊपर ला के सेट किया और हाईएस्ट और लोवेस्ट रीडिंग दोनों मेजर कर ली। अच्छा, हाईएस्ट और लोवेस्ट मेजर करने के बाद इसने एवरेज रीडिंग निकाली और एवरेज रीडिंग के ऊपर ला के इसने इसको ज़ीरो पे ला के सेट कर दिया। देखो अभी घुमा के इसने क्या कर दिया है, ये एवरेज रीडिंग के ऊपर ज़ीरो पे सेट कर दिया है। अच्छा, जैसे ही ज़ीरो पे सेट किया, अब ये क्या कर रहा है, देखें यहाँ पे ये जो इसने क्या कर दिया, एक सेकेंड, वीडियो पॉज कर देखें। ये देखें, अब इसने अगले स्टेप में क्या किया कि ये जो प्लंजर है और इसने इन दोनों को आपस में इनलाइन कर दिया, इसको और ये जो जॉ है और जो प्लंजर है इन्होंने इनलाइन किया और यहाँ से इन 2 स्टेप्स की मदद से इसने क्या किया, इस रीडिंग को ज़ीरो के ऊपर लेके आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसने फिर दोबारा 90 डिग्री रोटेट किया और इन 2 की मदद से क्या कर रहा है, ये इस नीडल को क्या कर रहा है, ज़ीरो के ऊपर लेके आ रहा है। तो इस तरह ये सारे चारों जॉस की 40 डिग्री के ऊपर रख के 1 बाय 1 इसने क्या किया है, इसको ज़ीरो के ऊपर ले आया है। तो उसके बाद देखें जब ये एंड के ऊपर ये रोटेट करेगा तो अब देखें ये नीडल जो है हरकत नहीं कर रही। इसका मतलब है कि अब ये जो जॉ है ये सारे का सारा बिल्कुल सेंटर हो चुका है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर था इसका, जो है वो जिसको आप देख सकते हैं कितने इजीली हम इसको अपनी मशीन को जॉब कर सकते हैं। अगर 4 जॉ चक है, 3 जॉ चक इस तरह का होता है जैसे अभी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। देखें
ये एक तरह से 3 जॉ चक है, जिसमें 1 2 और इस तरह यहाँ पे एक 3 जॉज है। 3 जॉज का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे की होल में लगाने से ये तीनों जॉज जो हैं इकट्ठे मूव होते हैं, लेकिन 4 जॉ में ये काम नहीं होता। तो इसीलिए 4 जॉ में फिर हमें क्या करते हैं, हमें सेंटर करना पड़ता है वर्कपीस को इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इसमें जो डिवाइस जो डायल यूज़ हुआ था वो डायल इंडिकेटर है, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, वर्कपीस को सेंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका है सेंटर करने का। सो ठीक है, होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। और इस लेक्चर की जो है अटेंडेंस है वो आप कमेंट में लगा दो, बेशक मुझे पर्सनली मैसेज भेज दो। आप लोगों की कमेंट परसेंटेज बहुत कम आ रही है, और आप लोगों की प्रेजेंट्स भी जो है ना वो काफ़ी कम है, तो इस चीज़ को ख्याल रखो। और अभी इस लेक्चर की जो चीज़ समझ ना आई वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने जो फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट है वो भी डिफ़ाइन देख लिया, और साथ ही साथ हाउ टू सेंटर अ जॉब जो है ये भी चीज़ देख ली, ठीक है। तो होप सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।